नासरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नासरीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने जस्टिस फाइज ईसा साहब की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी आज दे दी है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर फ्रांस रवाना हो गए हैं। दूसरी जानब वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने अमरीकी सफीर से मुलाकात में IMF प्रोग्राम के हवाले से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी आज सदर आरिफ अलवी साहब ने दे दी है। इस हवाले से मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? बड़ा अहम ऐलान हुआ है वक्त से पहले सर, और उसके साथ ही जो दूसरा अहम मेरे ख्याल से आज ऐलान अभी कुछ देर पहले हुआ है, वो ये कि जो फौजी अदालतों के खिलाफ जी जो 3 पिटीशंस थी उनको यकजा करके कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए कि नहीं, उसको यकजा करके 9 रुकनी बेंच कल 11:45 पर समाप्त करेगा। लेकिन इस बेंच की अहम बात यह है कि उमरता बंदयाल साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस वो इसमें हैं और काजी फाइज ईसा साहब भी हैं और सीनियर जज साहिबान इसमें मौजूद हैं। 9 रुकनी लार्जर बेंच है। तो ये बड़ा दिलचस्प ये केस है कि जिसमें फौजी अदालतों के हवाले से और जो पिटीशंस गई थी जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की, इत्तेजाज अहसन साहब की, लतीफ़ खोसा साहब की भी थी, गालिबन एक और भी शायद पिटीशन थी। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दूसरी जो एक बड़ी अफसोसनाक खबर, वो साबिक जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड काजी मोहम्मद अमीन साहब, वो आज इंतकाल फरमा गए। और काजी अमीन साहब जो हैं उनकी चंद रोज़ पहले सर्जरी हुई थी हार्ट की, और लेकिन वो उससे काफ़ी उन्होंने डॉक्टर्स ने कोशिश की कि वो रिकवर हों, लेकिन वो रिकवर नहीं हो सके और आज उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। हमारे बहुत प्यारे साथी और हमारे अदारे से ही वाबस्ता सईद काजी साहब के भाई, सईद काजी साहब के बड़े भाई, और उनके जनाजे में जो है वो उमरता बंदयाल साहब भी थे, काजी फाइज साहब भी थे, बाकी जज साहबान भी थे। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए काजी मोहम्मद अमीन साहब के। काजी ईसा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नए चीफ जस्टिस, और उनका ज़ाहिर है कि अब वो उनके नाम का ऐलान हो गया। अब कल लार्जर बेंच में भी वो बैठ रहे हैं, अब ज़्यादा फाल उनका रोल होगा। और ये बड़ा एक इनका काजी फाइज ईसा साहब ने बड़े इम्तहानों से गुजरे और हमने वो इम्तिहान जो हैं वो देखे भी हैं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनका जो दौर जब आएगा, एक मौजूदा चीफ जस्टिस साहब, अल्लाह ताला उनके भी जो बाकी माह हैं उनमें भी वो अपने फ़राइज़ मुनासिब अंदाज में तरअंजाम दें। और फाइज ईसा साहब का जो दौर है वो भी, उसका भी लोगों को इंतज़ार इसलिए कि फाइज ईसा साहब ने बड़े इम्तहानों से गुजरे। ये पहले मैं बात कर चुके हैं, काजी ईसा साहब के साहबजादे कायदे आज़म के बड़े गहरे दोस्त थे वो, और ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने और फिर उसके बाद 2014 में गालिबन ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे और फिर इनको बड़े इम्तहानों से गुजरना पड़ा। वो जो इनका फैसला जो कुछ शख्सियात को नागवार गुजरा, कुछ शख्सियात को या एक शख्सियत को या जो भी बहरहाल, उसके नतीजे में फिर इनको जो सदारती रेफरेंसेस का सामना करना पड़ा और बड़े इम्तहानों से गुजरे, ये भी और इनकी फैमिली भी। लेकिन यह कि अल्लाह ताला ने इनको सुरखरू किया। और ऐसी शख्सियात थी जो बिल्कुल ही कहती थी कि हम फाइज ईसा साहब को, ये हो ही नहीं सकता कि फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में रह जाएं, ये हो ही नहीं सकता कि वो कभी चीफ जस्टिस बने। और मैं सिर्फ कहते हैं ना, बस देखता था, बातें सुनता था इस्लामाबाद की जो पावर कॉरिडोर्स में, और मैं सोचता था कि ये यहाँ पर ये भी एक बड़ा मसला है कि कोई आदमी जो है वो अगर मतलब किस तरह से उसको उनको और उनकी फैमिली को किन इम्तिहानों से गुजारा गया। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी उन्हें और अल्लाह ताला उनको साबित कदम रखा, उनको पहले भी और आइंदा भी हमारी दुआ है कि वो आएँ और अदल और इंसाफ जो है। और उमरता बंदयाल सब भी हैं, भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला अच्छे फैसले उनसे करवाए सबसे।
ये जो पाकिस्तानी सियासत में एक हिजान से ठहराव सा और ठहराव से हिजान सा होता नज़र आ रहा है। और ये जो कल एक माशी बहाली प्रोग्राम का ऐलान हुआ है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये जो है अभी आने वाले कुछ अरसे में इसके खदोखाल वाज़े होंगे। ये देखना है कि क्योंकि इसमें एक लॉन्ग टर्म तवीलुल मुद्दती, ठीक है ना, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, माइनिंग, आईटी, एनर्जी, एग्रीकल्चर, और ये सारा इसमें जो है वज़ीर आज़म इसको चेयर करेंगे, इकनॉमिक रिव्यू प्लान, और इसमें जो है वो अस्करी क़यादत भी इसमें होगी, ठीक है। और ये 2035 तक का एक प्लान है। यानी इसका जो मैं इसको थोड़े से खदोखाल जो समझ रहा हूँ वो ये है कि एक तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसको इकोनॉमिक अंदाज में देखा जा रहा है, क्योंकि आज की दुनिया चल ही मईशत पे, मईशत का बड़ा कलीदी किरदार है, और उसके साथ ही फिर जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं। तो ये कुछ हद तक इकोनॉमिक पाकिस्तान का की डायरेक्शन भी इसमें देखी जा सकती है, और कुछ हद तक इसमें जियो स्ट्रेटेजिक भी मामलात इसमें देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ उसका प्लान चल रहा है और उसको पूरा होना चाहिए, लेकिन हम जो हैं वो अब मुख्तलिफ एक ऐसी दुनिया में तमाम ममालिक दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे ये मल्टीपोलर या बाईपोलर या जो भी इसको लफ्ज़ हैं। तो पाकिस्तान का इन्हिसार अगर इस डॉक्यूमेंट को देखें तो पाकिस्तान का इन्हिसार जो है वो चाइना, बरादर अरब ममालिक, यानी वो मुल्क जो कि आप समझें कि अब एक यानी इंडिपेंडेंट एक अलग से अपनी पॉलिसीज़ इख्तियार कर, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, चाइना, यानी ये मुल्क, और फिर इसमें यूरोप के मुल्क भी आएंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो ये आप समझें कि इसमें, और ये इसमें हुकूमतें आएंगी जाएंगी, ये प्लान अपनी जगह रहेगा। ये 2035 तक का एक, जो मैं इसको समझाऊं भी, इसके खतोखाल कुछ दिनों में और वाजे होंगे, लेकिन ये कि 2035 का मतलब ये है कि हुकूमतें आ रही हैं जा रही हैं, ठीक है, शख्सियात आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन ये एक जियो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एक प्लान है जिसके तहत इस तरह से पाकिस्तान ने अपनी लॉन्ग टर्म अगले कई सालों तक की डायरेक्शन वाज़े की है कि भाई अगर एक मंसूबा बन रहा है तो ये नहीं कि दूसरी हुकूमत आएगी तो उसकी तख्ती उतार देगी, या एक मंसूबे की तख्ती बार बार लग रही है, फीते कट रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और ये जो माशी हवालों से, क्योंकि जाहिर है कि जो बाहर के मुल्क हैं वो फिर रियासत से गारंटी मांगते हैं, तो रियासती अदारों से गारंटीज मांगते हैं, जिसमें कि फ़ौज है, और यकीनन इसमें बाकी अदारे भी ऑन बोर्ड होंगे। ये नहीं होगा कि जी दूसरी पार्लियामेंट आई तो उस पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, ये से कोई MNA MPA खड़ा होकर कह रहा है कि ये एक CPEC का एक गली जो है या फलाना पावर प्लांट जो है ये मेरे मोहल्ले में लगा दो, ऐसा नहीं होगा। तो जो माशी मामलात हैं, चाहे वो देखें सऊदी अरब की तरफ से, कतर की तरफ से, बाकी मुल्कों की तरफ से, चाइना की तरफ से, और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स है ना, जैसे माइनिंग का मंसूबे हैं, तो ये नहीं कि आपने माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो उसके बाद बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, अदालतें स्टे दे रही हैं, लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मुस्तहकम अंदाज में पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, ठीक है। और वो जो बदलते दुनिया है, पूरी बदलती दुनिया, उसमें ये बात ध्यान में रखें कि पाकिस्तान जो है वो अगर चाइना या इस तरफ, तो वो मगरिब से डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, हमारे अमेरिका से और यूरोप से और वेस्ट से ताल्लुकात वो अप एंड डाउन होते रहेंगे जैसे हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है हमने अपने दूसरे वेन्यूज खोले हैं, IMF में तो हम हैं, लेकिन हमने दूसरे वेन्यूज को खोल के शक्ल दी है कि इसमें हम हमारी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी जियो स्ट्रेटेजी अब जो है वो ईस्ट की तरफ है, ठीक है। हम लुक ईस्ट नहीं, हम एक्ट ईस्ट हैं, ठीक है। तो ईस्ट भी है और हमारा वेस्ट भी है, यानी बरादर इस्लामी ममालिक, बहुत से मुल्क इस वक्त देखें ना, ईरान सऊदी अरेबिया की आपस में सुलह हो रही है, फ़लस्तीन इसराइल के अंदर चाइना आ रहा है, ये पूरा, इसमें पाकिस्तान की एंट्री जो है वो CSO में बड़ी अहम है, पाकिस्तान की एंट्री जो है वो ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है आगे जाके पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन जाए, ठीक है। और ये ब्रिक्स प्लस जो ममालिक हैं, तो ये आगे बड़े वेन्यूज हैं पाकिस्तान के लिए,
शर्त यह है कि पाकिस्तान के हमारे जो अकाबरीन हैं वो फैसला किस तरह करते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट और इसको थोड़ा सा, इसको जितना मैं समझाऊं, इसको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक डायरेक्शन जियो स्ट्रेटेजिक, इसमें इसका जियो स्ट्रेटेजिक एंगल भी है, इसका इकोनॉमिक एंगल भी है, लेकिन हम डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे वेस्ट से। वेस्ट के साथ, IMF के साथ हमारा जो है वो राब्ता है, ठीक है। बहुत से मुल्क देखें ना, सऊदी अरेबिया जो MBS हैं वो फ्रांस में इस वक्त, और फ्रांस के अंदर, और जो चाइना के वजीर आजम हैं वो जर्मनी में। तो दुनिया जो है वो बड़ी तेजी के साथ दूसरे वेन्यूज को देख रही है। वो एक जगह बंद गली में जाके लोग, मुल्क खड़े नहीं हो रहे। तो पाकिस्तान जो है वो भी अपना इसको, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक भी है, इसमें नजर आता है कलर। मैंने कहा ना आने वाले दिनों में इसको और, ये जब हुकूमत की तरफ से या हमारी रियासत की तरफ से ये चीज सामने आएगी, तो इलेक्शंस होते हैं, दूसरी गवर्नमेंट आती है, ये अपनी जगह प्लान्स चलते रहेंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि एक ने आके ऑयल रिफाइनरी बंद कर दी, वो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें जो इसी के साथ जो यहाँ पे तो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, और भी आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी गिरफ्तार होगी। अब वो अभी होगी, बाद में होगी, लेकिन ये है कि उनके रहनुमा गिरफ्तार होने जा रहे हैं। और उसमें उनके चेयरमैन भी, उनकी अहलिया भी, आज गुलाम सरवर जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए, और शख्सियात भी गिरफ्तार होने जा रही हैं। जो गिरफ्तारियों का सिलसिला ये चलता रहेगा। और इस दौरान अब जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, ये जो उनकी मुलाकातें अब होंगी वो फैसला करेंगे कि उन्होंने एक तो वापस कब आना है, और एक उनकी हुकूमत उन्होंने कब इलेक्शन की तरफ लेके जानी है। फैसला उनका होगा। ये मैं बता दूं कि इलेक्शंस में जाने का फैसला नवाज शरीफ साहब का होगा, क्योंकि इसमें इत्तेहादी और वो सबसे मुशावरत तो नहीं, इलेक्शन सबने लड़ना है। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब का फैसला होगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जो उन्होंने अस्करी क़यादत के हवाले से फैसला उस वक्त हुआ था। तो ये उनका फैसला है, उनकी हुकूमत है, उन्होंने देखना है कि किस वक्त तक हुकूमत चलनी है, ये हुकूमत या अरेंजमेंट जिसमें उनका कोई, उनको बज़ाहिर कोई फ़ायदा इसमें नहीं है, ठीक है, और या इससे आगे निकलना है। क्योंकि ये जो एक प्लान आया है ये बहुत अच्छा प्लान आया है। ये जो भी और अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ है कि ये आगे इसी तरह से, जी जी जी, तो हाँ, ये मैंने कहा ना, हुकूमतों से कतई नज़र ये तवील मुद्दत ही एक प्लान है। 2035 की बात हुई है, और इसमें यकीनन कोई ना कोई जो है वो रखना डालेंगे कि इसमें आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, और आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, और इसमें जाहिर है कि फिर ये देखिए ना, जियो स्ट्रेटेजिक मामला आते हैं। अब इसमें आपका फॉरेन ऑफिस भी इन्वॉल्व है। अब ये तो नहीं कि एक हुकूमत आए और दूसरी आ जाए तो दूसरी का हमने इधर जाना है उधर जाना है। तो पाकिस्तान ने बतौर रियासत एक पोजीशनिंग अपनी इख्तियार करनी है। तो वो पोजीशनिंग इस डॉक्यूमेंट में आपको उसकी इब्तिदा आपको इस डॉक्यूमेंट में नजर आती है। अच्छा, अब इसको मैं कंपेयर अगर करूं इस वक्त, तो जो फिर वही बात आएगी कि अगर पाकिस्तानी सियासत में दोबारा आता हूँ, और ये जो खास तौर पे अदालतें, फौजी अदालतें, और किसके मुकदमात कहाँ जाने हैं और क्या आगे जाके हमें सूरत हाल। परवेज़ खटक साहब को शो कॉज इशू कर दिए आज तहरीक इंसाफ ने, और ये कि हालांकि परवेज़ खटक साहब की कोई सरगर्मियाँ सामने नहीं थी, लेकिन ये लेटर उनको इशू कर दिया गया कि जी आपके हवाले से ये इतलात आ रही हैं कि आप कोई नया ग्रुप बना रहे हैं, तो बराए करम 7 दिन के अंदर अंदर जवाब दें, वरना आप भी फारिग हो जाएंगे। तो परवेज़ खटक साहब जो है वो अब क्या इसका जवाब देते हैं, नहीं देते, लेकिन बहरहाल उनको भी शो कॉज इशू हो गया आज। अच्छा, यहाँ पर अब असद उमर साहब का पहले ही एक तकरीबन उनको अलग किया जा चुका है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी तकरीबन अलग हो चुके हैं। तो अभी ये परवेज़ खटक साहब को भी शो कॉज इशू हो गया। यहाँ जो अहम बात है वो ये जो फैसला है, ये जो हमारा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, मैंने आपसे कहा कि बज़ाहिर ये मेरा अंदाज़ा है, जो गलत भी हो सकता है, कि इसका एक जियो स्ट्रेटेजिक पहलू भी है कि पाकिस्तान ओपन अप हो रहा है। एक मतलब पहले तो ये था ना कि हम मिलिट्री के हवाले से ये स्ट्रेटेजी, इसमें इकोनॉमी के हवाले से भी हम जो है वो दूसरे वेन्यूज़ की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एक्ट ईस्ट भी है और ज़ाहिर है कि वेस्ट भी है, क्योंकि हमारे बरादर ममालिक, इस्लामी ममालिक जो है वो जो अरब ममालिक हैं और ईरान भी, जाहिर है ये सारे हमारे वेस्ट में। इसको अगर कंपेयर करें इस वक्त, क्योंकि दुनिया और ये हमारा रीजन ख़ास तौर पे इस वक्त एक बहुत बड़े अहम फैसले हो रहे हैं।
ये छोड़ दें किसकी हुकूमत आएगी, इलेक्शन कब होगा, ये क्या, वो छोड़ दें, बतौर पाकिस्तान देखें सूरत हाल। देखें, मैं नहीं जानता कि वज़ीर आज़म मोदी जो है वो क्या फैसला करेंगे, ठीक है। उनका आज दौरा उनका शुरू हुआ और योगा, इंटरनेशनल योगा डे जो मनाते हैं वो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में जाके किया। अब वो रात को, शाम को जो है वो चले जाएंगे वाशिंगटन और वहाँ पे वो एक डिनर वाइट हाउस में, और फिर कुछ मीटिंग्स हैं आज भी शायद उनकी, और कल सुबह फिर जो है अमेरिका के टाइम के मुताबिक वो कल सुबह उनका इस्तकबालिया वाइट हाउस में, और फिर कांग्रेस से खिताब। और आज उनके साथ बहुत से जो है लोगों ने मुलाकात की न्यूयॉर्क में, जिसमें इलॉन मस्क भी थे जो कि ट्विटर के भी ओनर हैं और टेस्ला के भी ओनर हैं। अच्छा, इसमें अब दो तीन बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो यह है कि एक बार फिर ये सेनेटर जो और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखें, फैसला करना है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि उन्होंने क्या, किस तरफ वो जाते हैं, क्या आगे इंडिया, ये मैंने कहा तवीलुल मुद्दती जो भी कुछ करेंगे वो इसका तवील अरसे तक इसका असर पड़ेगा, और ये कोई एक दिन या दो दिन का खेल नहीं है। अच्छा, उन्होंने अच्छा, मैं वो बात करने से पहले सबसे पहले तो मैं ये देखें, अभी बड़ी बुरी खबर आई कि इतने सारे लोग, 300 के करीब खबर आ रही है कि जाने चली गई, ये जो कश्ती डूबी है, जो कश्ती डूबी है यूनान के पास, उसमें 300 के लगभग पाकिस्तानी जो हैं वो जान से चले गए हैं, और कई लोग लापता हैं, और जो है अल्लाह करे, अल्लाह बस अपना करम करे। 25 लाख 35 लाख रुपया देके वो उन्होंने वो बैठे, और उसके बाद वो पहुंचे लिबिया तक, और लिबिया से आगे उनको कश्ती डूब गई। लेकिन उसके साथ ही एक दूसरी खबर भी इस वक्त आलमी मीडिया की जीनत बनी हुई है, और वो ये है कि एक टाइटन जो है, एक छोटी सी आबदोज समझ लें आप, सबमरीन समझ लें या जो भी, जो कि 12,500 फुट पानी के नीचे, आबदोज यानी सबमरीन कह लें या उसको जो भी कहें, उसमें 5 लोगों के बैठने की जगह, और वो गायब हो गई है। और ये जो गायब हुई है, ये इसमें इसकी यानी जाहिर है कि एक तो खबर है कि ये गायब हो गई, और ये इसमें ये मिल नहीं रही किसी को। इसमें 5 लोग थे, और इसमें ये कर क्या रही थी कि ये जहां पर आज से यानी 1912 में 110 साल पहले जहां टाइटैनिक डूबा था जहाज, वो टाइटैनिक जो बरतानिया से अमेरिका, तो वो टाइटैनिक जो जहां डूबा था, तो डूबने के बाद उसका वो जो शुमाली बहरुल काहिल में जाके नीचे उसका मलबा 12,500 फीट के पानी के नीचे वो वहां जाके वो रुक गया था, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। बड़ी कोशिश हुई उसको निकाला जाए, लेकिन हुआ ये कि साथ ही पहली जंग अजीम शुरू हो गई, ठीक है। 1912 में ये डूबा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, तो उसको छोड़ दिया गया। कई सालों तक फिर कोशिश, कई जो लोग इसमें डेथ हो, दुनिया के अमीर तरीन, इसमें कोई मेरे ख्याल से 2000 से ज़्यादा लोग थे, तो 1400 की डेथ हो गई थी। बहरहाल सबसे अमीर आदमी उस वक्त की दुनिया का जो है ना, $87 मिलियन से उसके पास, वो भी था। तो अब ये हुआ कि वो फिर ये हुआ कि 1985 में इसका मलबा मिला, और 4-5 साल पहले ये हुआ कि उन्होंने एक आप समझें कि एक सियाहत कह लें कि वो 5 लोग एक छोटी सी सबमरीन में बैठ के और सफ़र के लिए जाते थे पानी के नीचे, और पानी के नीचे जाते थे, और उसमें विंडोज ऐसे जैसे खिड़कियां होती हैं, और वो देखते थे कि अच्छा ये पानी के नीचे टाइटैनिक यहां डूबा था। अब ये जो 5 लोग इसमें मौजूद थे, तो ये इसमें 5 में से जो एक तो मालिक इसका जो इसमें लापता हो गया और डूब गया, और दूसरा जो है वो और ये जो जगह है ये 22 फुट लंबी, और ये जो है ये न्यूफाउंडलैंड से अगर हम देखें नक्शे पे, तो ये उससे कनाडा से थोड़ा सा, यानी जो रूट था उससे थोड़ा सा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 2 शख्सियात पाकिस्तानी,
और वो जो पाकिस्तानी शख्सियात हैं, मारूफ पाकिस्तानी सनतकार हुसैन दाऊद साहब जो हैं, उनका 48 साल बेटा शहजादा हुसैन दाऊद और उनका 19 साल पोता यानी सुलेमान दाऊद, और 3 ये जो दोनों हैं बाप बेटा, ये पाकिस्तान से दोनों, और जो 3 दूसरे मुसाफिर ये डूबे हुए हैं। डॉक्टर साहब एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस $2.5 लाख फी पर्सन जी इसके ये पे करना पड़ता है अगर आपको टाइटैनिक देखना हो उसके अंदर बैठ के, जो सबमरीन है छोटी सी। और इस वक्त कनाडा के, अमेरिका के, दुनिया भर के जहाज सबमरीन तलाश कर रही हैं कि किसी तरह से वहां से सिग्नल्स आ रहे हैं पुराने, वो जाहिर है कि नीचे बिल्कुल वो मॉरिस कोड से भेज रहे हैं, ऑक्सीजन कम रह गई है, कोशिश हो रही है कि उसको निकाल लें। ठीक है डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक। 2 दुनियाएं हैं, एक तरफ वो यूनान है, वहां लोग डूबे हैं, और एक तरफ ये डूबे हैं। अल्लाह ताला सबको खैरियत रखे। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात की आपने फौजी अदालतों में जो सिविलियन केसेस ट्रायल्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील किया गया, इसकी अहमियत पर आपने बात की, और मईशत से मुतल्लिक जो फैसले हो रहे हैं के बाद एक तो फायद साहब और उमर तबंजा साहब एक बेंच पे होंगे तवील अरसे के बाद, और बहुत इंपॉर्टेंट केस। मैं जो बात उसी कर रहा था कि ये जो प्लान कल अनाउंस किया है पाकिस्तान में, इसका एक इकोनॉमिक एंगल भी है, इसका जियो स्ट्रेटेजिक एंगल भी है, तवील मुद्दती। बाकी ब्रीफिंग्स होती हैं तो हमें पता चलेगा, लेकिन जो अभी तक इसके खदोखाल नजर आ रहे हैं वो ये 2 हैं, और तवील मुद्दती है। अच्छा, अब मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो बात मैं कर रहा था, देखें ये फिर दोबारा जो सेनेटर मार्क वार्नर और सेनेटर जॉन कॉरन, जो कि इंडियन कॉकस के हेड यानी सरबराह हैं उसके, एक डेमोक्रेट हैं एक रिपब्लिकन हैं, उन्होंने कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सेनेटर वार्नर ने, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है, यहाँ पे मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूँ, सेकंड स्लाइड। उन्होंने कहा कि सेनेट इंडिया कॉकस टू इंट्रोड्यूस बिल टू ऐड इंडिया टू नेटो प्लस। ठीक है, और हिंदू ने भी इसको कोट कर दिया है कि वो कह रहे हैं कि इसको नेटो प्लस में लाएं। देखें, नेटो सोवियत यूनियन के खिलाफ बनी थी, एक मुर्दा अजीब सा एक वो इत्तेहाद है, वो दम तोड़ चुका है। और यूक्रेन जंग के बाद तो बिल्कुल ही दम तोड़ गया है वो, और उसमें जो प्लस ममालिक हैं उनका कोई रोल नहीं है नेटो प्लस में। इंडिया को फिर कहा गया कि आप नेटो प्लस में आ जाएं, और ये उन्हीं लोगों ने कहा है जो इंडिया की, जाहिर है कि उनके अपना जो, एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि वहां पर इंडिया को कैसे देखा जा रहा है, इंडिया क्या है, दोस्त है, इत्तेहादी है, कोई पार्टनर है, क्या है। ये सिर्फ आप ये देखें कि जो उनका जैसे फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी जो 42वीं स्लाइड है, वो पूछ रहे हैं कि इज इंडिया टेकिंग एडवांटेज ऑफ अमेरिका, क्या अमेरिका का एडवांटेज ले रहा है इंडिया। फिर गार्डियन लिख रहा है 39 स्लाइड, इंडिया इज नाउ लिंचपिन, यूएस लुक्स टू नरेंद्र मोदी विजिट टू काउंटर चाइना। इकोनॉमिस्ट सवाल पूछ रहा है कि जी हाउ डू यू बिफ्रेंड अमेरिका, रशिया एंड चाइना एट द सेम टाइम। अच्छा, फिर उसके बाद जो 75 उनके जो अरकान कांग्रेस हैं, जिसमें सेनेटर्स भी हैं और जिसमें अरकान जो ईवान नुमाइंदा खान है, उन्होंने खत लिखा है। ये कांग्रेस का खत अगर हम देखें, उन्होंने खत में 75 लोगों का ये लेटर है, और 75 लोगों ने लिखा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हम आपको बड़ा खुशामदीद कहते हैं मोदी साहब को, लेकिन मोदी साहब के सामने जरा थोड़ा सा ये जो सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंस क्रेडिबल रिपोर्टिंग रिफ्लेक्ट्स ट्रबलिंग साइन इन इंडिया टुवर्ड्स श्रिंकिंग ऑफ पॉलिटिकल स्पेस, राइज ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, टारगेटिंग ऑफ सिविल सोसाइटी एंड जर्नलिस्ट एंड ग्रोइंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रेस फ्रीडम, इंटरनेट एक्सेस, फलान, ये आप ह्यूमन राइट्स के इशू को उठाएं। अच्छा, वहां का जो मीडिया है, देखिए मैं आपको सिर्फ वहां का ये मीडिया बता रहा हूं, और मैं आपको मेन स्ट्रीम मीडिया बताऊं। CNN 15वीं स्लाइड, वो कह रहा है कि जी बाइडेन रोल्स आउट द रेड कारपेट फॉर अ कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड लीडर। ये जो है, ये तो साइन किए हुए ना अरकान कांग्रेस, 75 साइन है। ये CNN कह रहा है बाइडेन रोल्स आउट रेड कारपेट फॉर अ कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड लीडर। टाइम मैगजीन, मैंने आपसे कहना, मैं मेन जो जराइद है ना अमेरिका के और वेस्ट के, उनको सिर्फ कोट कर रहा हूं। टाइम मैगजीन, इंडियाज वर्सनिंग डेमोक्रेसी मेक इट अनरिलायबल अलाई, ये आज की टाइम मैगजीन आज का।
वॉशिंगटन पोस्ट 18th, सॉरी अमेरिका, इंडिया विल नेवर बी योर अलाई। फिर वॉशिंगटन पोस्ट, बाइडेन शुड टोस्ट इंडिया विद मोदी एंड हैव अ वर्ड अबाउट डेमोक्रेसी। ठीक है, उसके साथ गपशप लगाओ, सब कुछ करो, जमहूरियत का भी एक आध लफ्ज इस्तेमाल कर लें बीच में। अच्छा, और उसके बाद फिर आप अगर उनका एलए टाइम्स देखें, मेरा ख्याल है एलए टाइम्स भी हमारे पास होगा यहां पे कहीं, उनका एलए, अच्छा ये फॉरेन अफेयर्स, अच्छा फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, फॉरेन पॉलिसी अलग, फॉरेन अफेयर्स, वो कह रहे हैं द फॉली ऑफ इंडियाज न्यूट्रलिटी इन द फेस ऑफ चाइनीज एग्रेशन, न्यू दिल्ली मस्ट अलाइन विद वॉशिंगटन, मस्ट अलाइन विद वॉशिंगटन। 48 स्लाइड जो है हमारी लास्ट, कि ये नहीं है कि न्यूट्रल रहना है भाई, आपने वो जो एरिस्टोटेलिस का जो एक आया था ना कुछ दिन पहले कि जी अगर जंग छिड़ गई तो इंडिया हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, तो ये उसके जवाब में उन्होंने कहा नहीं, हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर चाइना से हमारी झड़प हुई तो हमारी ये जो है ना, ये न्यूट्रलिटी का किस्सा छोड़ दो, आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर हमारा फड्डा पड़ गया, हमारा पेज पड़ गया उनके साथ। इकोनॉमिस्ट लिखा है नरेंद्र मोदी योगाज इवेंजलिज्म। अच्छा जी, 37 स्लाइड। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि वहां पर कोई, अच्छा ये जो उनका रिलीजियस फ्रीडम उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, 12वीं स्लाइड, USCIRF रिलीजियस फ्रीडम को दुनिया भर में उन्होंने जनाब रिपोर्ट शेयर कर दी है, अर्जेस प्रेसिडेंट बाइडेन टू रेज रिलीजियस फ्रीडम कंसर्न्स ड्यूरिंग इंडिया स्टेट विजिट। अच्छा, और ये बात, अच्छा फिर वॉशिंगटन पोस्ट 14वीं स्लाइड, मोदीज व्हाइट हाउस विजिट टेस्ट बाइडेन डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी पिच। यानी उन्होंने मतलब बिल्कुल उनका जो मीडिया है वो उन्होंने बिल्कुल जनाब मेन स्ट्रीम मीडिया ने मोदी, ये उनको प्रेस मिल रहा है मोदी साहब को। न्यूयॉर्क टाइम्स 13 स्लाइड, इन होस्टिंग मोदी बाइडेन पुशेड डेमोक्रेसी कंसिडर टू द बैकग्राउंड। जमहूरियत को फेंक दिया उठा के साइड पे, क्योंकि वो जो है वो दावत हो रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हवाले से मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे अमेरिकन। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की, जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, कोई कह रहा है 60% करेंगे, 80% करेंगे, वो नहीं करेंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को नहीं की। आपको पता है एक और इत्तेहाद, एक तो क्वाड बना था ना, एक ऑकसस भी बना था जी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया को नहीं दी अपनी टेक्नोलॉजी। यहां मैं कोट कर रहा हूं, ये 10 स्लाइड साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ऑकसस वाज लॉन्च विद फैनफेयर टू काउंटर चाइना बट नाउ यूएस रेड टेप इज टेस्टिंग ऑस्ट्रेलियाज पेशेंस। कुछ नहीं गई टेक्नोलॉजी वहां, ब्लूमबर्ग की स्टोरी है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, 9 स्लाइड, अर्ज वाशिंगटन टू ईज सीक्रेसी रूल्स इन सिक्योरिटी पैक्ट। नहीं, वो अपने लोगों को, फिर राइटर्स, ये इसी साल की अभी 2 महीने पहले की स्टोरीज हैं, मोर वर्क नीडेड ऑन ऑक्सीजन टेक्नोलॉजी शेयरिंग ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन ऑफिस। वो चीख रहे हैं उनको नहीं मिली टेक्नोलॉजी। तो यहां का जापान टाइम्स क्या कह रहा है, अमेरिका मस्ट गेट आउट ऑफ द वे ऑक्सीजन इज टू सक्सीड। ये कल का जापान टाइम्स है जो 6 स्लाइड है हमारी। बात यह है कि ये मुझे नहीं पता कि वहां पर ये रशिया और चाइना और उनको कंटेन करने के लिए गए हैं, क्या वहां पर टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, किस पोल में चले गए हैं। और ये इस मौके पे गए हैं जबकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने अभी कल दौरा खत्म हुआ है उनका सेक्रेटरी ब्लिंकन का, और दुनिया बड़ी खुश थी कि चलें ठीक है, मिलिट्री टॉक्स नहीं हो रही लेकिन डिप्लोमेटिक सतह पे टर्म्स बहाल हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने आज अचानक फंड रेजिंग के दौरान डिक्टेटर कह दिए प्रेसिडेंट शी को। अच्छा, और उस वक्त इन्होंने डिक्टेटर कहा है जबकि यानी एक गैर मुतवक्का, और वो कहते हैं कि डिक्टेटर, इसको तो पता ही नहीं था कि जो बैलून हमने गिराया इनका चाइना की तरफ से बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आया है, बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आया है चाइना की तरफ से इस बात पे कि ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो जुमला इस्तेमाल किया, और ये उस वक्त इस्तेमाल किया है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां मौजूद है। अब देख लें ये सारा कि ये दौरा जो कल उनकी स्पीच है, जो मैं बार बार, सबसे अच्छे तो यूक्रेन वाले हैं वैसे, मैं इस पे क्लोज करते हैं प्रोग्राम। ये जो 26वीं और 27वीं स्लाइड है ना, ये बड़े कमाल की है। पेंटागन ने पैसे दिए यूक्रेन को और 6.2 बिलियन की गड़बड़ हो गई बीच में। ये तो अच्छा, इलॉन मस्क का मैं बता दूं आपको, इलॉन मस्क की मुलाकात हुई है, इलॉन मस्क अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं वहां पे। इलॉन मस्क जो है ना, ये जाहिर है कि इंडियंस को इस बात का अंदाजा होना चाहिए और होगा भी
कि इलॉन मस्क जो हैं वो ये जो साउथ चाइना, ये वाशिंगटन पोस्ट दिखा देते हैं 27वीं स्लाइड, कि चाइना की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जाइंट है BYD ओवरटेक्स वो टेस्ला को से ऊपर जा चुकी है। तो इसीलिए इलॉन मस्क जो हैं वो बड़ी मार्केट देख रहे हैं। वो चाइना भी गए थे अभी, ठीक है। उससे पहले 26वीं स्लाइड, इलॉन मस्क कुड लूज वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, क्योंकि टेस्ला की वैल्यू गिर रही है। और फिर उसके बाद फिर दोबारा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, हाउ BYD ग्रू फ्रॉम जो है जिसको रिडिक्यूल करते थे वो, ठीक है ना, वो अब बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। और टेस्ला जो है वो जाहिर है कि उसको इलेक्ट्रिक कार्स को बेचना है, बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन इंडिया में क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे और क्या बिकेंगे, तो ये बिजनेस अभी चाइना से होकर आए हैं ना अभी तो इलॉन मस्क। लेकिन ये जो 26वीं और 27वीं स्लाइड है, ये बड़ी खबर, बड़ी मजेदार है। ये सबसे अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर ये है कि पेंटागन से गलती हो गई, $6.2 बिलियन उन्होंने यूक्रेन की एड में गिनती में 6.2 बिलियन की गलती कर दी अकाउंटिंग में। अच्छा जी, पैसे गिनने में 6.2 बिलियन की गलती। इसी खबर को राइटर्स बता रहा है। ज्यादा दे दी है या कम दे दी है या? ये छोड़े, बस 6.2 की गलती, 6.2 बिलियन की गलती हो गई अकाउंटिंग में, जरा देखें। और राइटर्स भी यही लिख रहा है कि पेंटागन यूक्रेन अकाउंटिंग एरर रिवाइज्ड अप टू 6.2 बिलियन। ये क्या देखें, इतनी इन्फ्लेशन है वहां, इतना क्राइसिस है, और पेंटागन इसका वो मेरे ख्याल से यूक्रेन को ही थोड़ा सा और इस यानी उसमें देंगे, यानी उनसे जो असला और देंगे, कहेंगे गलती हो गई, हमने ज्यादा माना था, ये काउंटिंग में गलती भी तो कमाल है। हाँ। यानी वो यूक्रेन को अब पता नहीं फायदा होता है नुकसान होता है क्या, अकाउंटिंग में गलती हो गई है 6.2 बिलियन की अमेरिका से। देखना ये कि ये जो चारों तरफ से, और चाइना ने, ग्लोबल टाइम्स ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी, और मेरा ख्याल है कि उस स्टोरी को हम नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ग्लोबल टाइम्स की एक स्टोरी है, जिस स्टोरी में वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ, यानी उन्होंने पाकिस्तान और चाइना दोनों को इकट्ठा किया है, और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, उसको उन्होंने उसमें कहा है कि मुख्तलिफ उसमें थिंक टैंक्स, और उसमें इंडिया का भी उन्होंने जिक्र किया है। अगर हम दिखा सकें, चाइना नहीं, ये नहीं, वो स्लाइड हम बाद में दिखा देंगे, लेकिन उसमें इन्होंने ग्लोबल टाइम्स में ये बताया है कि जी पाकिस्तान और इंडिया के, पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट जो दुनिया भर में प्रोपेगेंडा हो रहा है, थिंक टैंक्स वगैरह एक्टिव हैं, उसके पीछे कौन से लोग हैं, पूरी उनकी रिपोर्ट है चाइना में। एनीवे, इशू ये सारा कि देखना ये हमने कि क्या इसमें स्पीच क्या होती है, क्या इस मरहले पे, ये मैं बिल्कुल इस बात को मानने को नहीं तैयार कि अमेरिका ने इतना कुछ कर रहा है। वो अमेरिका वो डिफेंस डील्स कर रहा है, वो इंजन जो है वो को प्रोडक्शन स्टार्ट, तो वो चाइना और रशिया, चाइना खास तौर पे, ठीक है ना, चाइना से और रशिया के भी वो एक पूरा थिंक टैंक्स हैं वहाँ पे पुराने, जो इंडिया में ये सोचा है कि नहीं जी निकल के आ जाना चाहिए, रशिया से अमेरिका की तरफ जाना चाहिए। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म फैसला है इंडिया का बतौर रियासत। और देखना ये है कि अमेरिका क्या बात करता है। उनके मीडिया ने तो फड़का दिए ना, उनके मीडिया ने तो कहा है कि आप कुछ हो ही नहीं, आप भरोसा नहीं हो सकता, आपके इंसानी हकूक ही खराब हैं, आपका ये आपका वो, उन्होंने बिल्कुल फड़का दिया। सवाल ये है कि अगर चाइना और का नाम नहीं लिया उन्होंने, और नेटो प्लस और चाइना और रशिया का नाम नहीं लिया, ओहो, तो उनके साथ वो होगा। आप देखिए उनके प्रेसिडेंट बाइडेन को व्हाइट हाउस से कहना पड़ गया, व्हाइट हाउस ने उनकी वजाहत कर दी कि जी हम जो है वो मोदी को लेक्चर नहीं देंगे इसके ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उनके बाकायदा उनको वजाहत करनी पड़ी है प्रेसिडेंट बाइडेन को। तो बात यह है कि ये देखिए जो 21वीं स्लाइड है, बाइडेन विल नॉट लेक्चर मोदी, इतना प्रेशर बढ़ गया कि उनको व्हाइट हाउस से अभी स्टेटमेंट आई है उनकी। तो इशू ये है सारा कि इस पूरी पिक्चर में अब क्या वो लेकर आते हैं, और क्या अगर वो चाइना का और रशिया का नाम नहीं लेते और पॉलिसी का ऐलान नहीं करते तो फिर क्या होता है, और अगर कर देते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर क्या फायदा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। एक ब्लॉक में जाने का फैसला आज की दुनिया में, और वो भी चाइना के अगेंस्ट और रशिया के अगेंस्ट, मेरा ख्याल है बहुत गलत फैसला होगा, लेकिन इससे कम पे अमरीका मानेगा नहीं। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।